नमस्कार। आज हम मन की गहराइयों में उतर रहे हैं जी। खासतौर पर अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति पर। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास अवचेतन मस्तिष्क धन की दिशा में 11वां कदम इस किताब के कुछ अंश हैं। जी हाँ। और आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझना कि ये जो हमारी अंदरूनी दुनिया है ये काम कैसे करती है। बिल्कुल। और कैसे हमारे सोचने का तरीका, हमारे ख्याल हकीकत बन सकते हैं। सही। इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे कोई साथी है हमारे अंदर, दिन रात काम कर रहे हैं। हाँ, एक अनकहा साथी, और हमारे हर विचार, हर एहसास को सहेज रहा है। बिल्कुल सही कहा। यह अवधारणा यही बताती है कि अवचेतन मस्तिष्क वो हमारी चेतना का एक हिस्सा है। हाँ। जहां हमारी पांचों इंद्रियों से जो भी जानकारी मिलती है, हर विचार वो वहां दर्ज होता है, स्टोर हो जाता है। मतलब हाँ, एक तरह का आर्काइव समझ लीजिए। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये अच्छे या बुरे में फर्क नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये बस हर तरह के विचार को, चाहे वो कोई तस्वीर हो या सोच, उसे स्वीकार करके फाइल कर लेता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हम इसमें सचेत रूप से अपनी मर्जी के विचार डाल सकते हैं। जी हाँ। अपने लक्ष्य, अपनी इच्छाएं जिन्हें हम हकीकत में बदलना चाहते हैं। बिल्कुल। आप इसमें स्वेच्छा से कोई भी योजना, विचार या लक्ष्य डाल सकते हैं। ये भी कहा गया है कि ये उन तीव्र इच्छाओं पर, बहुत गहरी चाहत पर सबसे ज्यादा असर दिखाता है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब उन इच्छाओं में आस्था जैसी वो मजबूत भावनाएं जुड़ी हों। आस्था? हाँ, ये तो कमाल की बात है ना? पर एक बात समझनी होगी। क्या? इस पर हमारा सीधा 100% नियंत्रण नहीं होता। अच्छा, पूरी तरह काबू नहीं कर सकते? नहीं, पूरी तरह काबू करना मुश्किल है, लेकिन इसे दिशा दी जा सकती है, अपनी इच्छा अनुसार मोड़ा जा सकता है। वो कैसे? यहीं पर वो जो आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन की बात आती है ना, हाँ हाँ, सुना है, उसकी भूमिका है। अपने मन में बार बार लगातार सकारात्मक विचारों या लक्ष्यों को दोहराना, ताकि वो अवचेतन पर अपनी छाप छोड़ सके। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इसमें लगन चाहिए। लगन? हाँ, लगन। और इसे आदत बनाना होता है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है। समझ गया। और भावनाओं का क्या? उनका क्या रोल है इसमें? सुना है वो बहुत अहम है। बेहद अहम, शायद सबसे ज्यादा अहम। अवचेतन मन जो है वो तर्कों से ज्यादा भावनाओं से भरे विचारों से प्रभावित होता है। अच्छा, लॉजिक से ज्यादा इमोशन। हाँ, पुस्तक में 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाओं का जिक्र भी है। कौन सी? इच्छा, आस्था, प्रेम, सेक्स की भावना, उत्साह, रोमांस और आशा। इन्हें जानबूझकर बढ़ाने, विकसित करने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये रचनात्मक ऊर्जा को एक तरह से जगाती हैं। और नकारात्मक भावनाएं भी तो होंगी फिर? हाँ बिल्कुल है, और उनसे बचने की सख्त हिदायत है। जैसे? 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं। डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला लेने की भावना, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। इनसे खतरा ये है कि ये अक्सर बिना हमारी जानकारी के अपने आप ही चुपके से, हाँ, चुपके से अवचेतन में अपनी जगह बना लेती हैं। और एक और दिलचस्प बात बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं, ये दोनों एक साथ मन पर हावी नहीं रह सकती। अच्छा, एक ही रह सकती हैं? हाँ, एक समय में एक ही भावना प्रबल होगी। इसलिए हमें जानबूझकर सकारात्मकता को चुनना और मजबूत करना पड़ता है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, एक और चीज थी ये कि अवचेतन मन हमारी सीमित सोच, और जिसे किताब में अनंत प्रज्ञा या इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहा गया है, जी हाँ, उसके बीच एक पुल जैसा है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमारी प्रार्थनाएं इसी रास्ते से जाती हैं? काफी हद तक यही विचार है। इससे वो माध्यम, वो चैनल माना गया है जिससे हमारे मानसिक आवेग, हमारी गहरी इच्छाएं वो आध्यात्मिक रूप लेती हैं। और शायद इसीलिए प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। ये इच्छाओं को हकीकत बनाने के लिए सबसे आसान, सबसे प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढता है। तो फिर प्रभावी प्रार्थना का राज भी शायद इसी से जुड़ा है। किताब कहती है कि डर या शक से भरी प्रार्थना बेकार है। बिल्कुल, क्योंकि अवचेतन मन प्रार्थना को अनंत प्रज्ञा तक पहुंचाने के लिए उसे एक खास भाषा में बदलता है। भाषा? कैसी भाषा? भावनाओं और आस्था की भाषा, ये मुख्य तत्व है। ये कुछ वैसा ही है जैसे रेडियो स्टेशन आवाज को तरंगों में बदलता है ना। हाँ हाँ हाँ।
बस वैसे ही बिना भावना और पक्के विश्वास के वो संदेश शायद पहुंचता ही नहीं या कमजोर होता है। समझ गया। तो अगर हर रचना एक विचार से शुरू होती है, हाँ, और विचार फिर कल्पना के जरिए योजनाओं में बदलते हैं, सही। तो क्या कल्पना ही वो ताकत है जो हमारे विचारों में वो जरूरी आस्था का रंग भरती है, उन्हें अवचेतन तक पहुंचाने लायक बनाती है? हाँ, बिल्कुल। कल्पनाशीलता को यहाँ एक बेहद जरूरी, एक अहम साधन बताया गया है। अच्छा। जिन विचारों को हम जानबूझकर अपने अवचेतन में डालना चाहते हैं, उनमें आस्था का तत्व घोलने का काम कल्पना ही करती है। ये दिखाता है कि सफलता के लिए इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, कल्पनाशीलता, इन सब का तालमेल कितना जरूरी है। जी। सब जुड़ा हुआ है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अवचेतन मस्तिष्क एक बहुत शक्तिशाली जमीन है। हाँ, उपजाऊ जमीन की तरह, जिसे हम सचेत प्रयासों से, खासकर भावनाओं और आस्था से भरी इच्छाओं से सींच सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और उसे नकारात्मकता से बचाना और सकारात्मकता से पोषित करना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमें इसकी भाषा समझनी होगी, जो कि भावनाएं हैं। हाँ, भावनाएं, और साथ ही आस्था और आत्म सुझाव जैसे सिद्धांतों का लगातार अभ्यास करना होगा। जी, जैसा कि इस अंश में जोर दिया गया है, एक निश्चित योजना, एक पक्का प्लान और उसे पाने की तीव्र प्रबल इच्छा, हाँ। ये दौलत या कोई भी लक्ष्य हासिल करने के सबसे भरोसेमंद तरीकों में से है। अगर भावनाओं से भरे विचार हमारी अवचेतन की दुनिया को, हमारी वास्तविकता को बनाते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जो अनजाने अनदेखे ख्याल हैं, हमारी भावनाएं हैं, उनके आधार पर न जाने कौन से अनदेखे बीज इस वक्त हमारे अंदर पनप रहे होंगे। सोचने वाली बात है।